अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती लेक्चर्स, जो लेक्चर्स नहीं हैं बल्कि मेन की पॉइंट्स हैं, ताकि जो भी टॉपिक हम कवर करें हर लेक्चर में, उसमें आप अगर फेल हो रहे हैं या वो आपको समझ नहीं आ रहा या आप उसको और टैक्स के टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इन शॉर्ट वीडियोस का मकसद ये है। आप देख रहे हैं लेक्चर 3 और लेक्चर में लेक्चर 3.1 देख रहे हैं। हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम नदीम भट्ट साहब जो ऑथर हैं, कंसेप्चुअल अप्रोच टू टैक्सेस, ये उनकी टैक्स ईयर 2023 की बुक है और 2024 की भी आने लगी है। उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम अलाउ किया कि इसको बेस बनाते हुए हम आपको ईच एंड एवरी टॉपिक समझा रहे हैं, जो एमएस और एमबीए स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, सीए आईसीए में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं टैक्सेशन के पेपर के लिए। आज जो मैं आपको बात बताऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक तरह से आपको स्टडीज़ के दौरान भी, इंटर्नशिप के दौरान या जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं आपको नहीं बताई जाती, इंटरव्यूज़ के हवाले से, हर लिहाज से आज इस टॉपिक यानी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉ में ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे 3.1, 3.2 और फॉर दैट मैटर पूरा टैक्सेशन, अकाउंटिंग, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसके लिए ये टॉपिक जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इस टॉपिक यानी बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ पढ़ने से पहले जो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप जो है बिज़नेस के, फाइनेंस के स्टूडेंट, इवन ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ और उसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि इस वक्त आप सीए और ये आईसीएमए के लिए, पिफा के लिए, एसीसीए सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि सीए का जो है कोर्स सिलेबस आप देख रहे हैं और जो टॉपिक मैं आपको बताने लगा हूँ वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिलेबस है, अब आई कैप का यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रुप ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स प्रैक्टिसेस, जिसके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, ग्रुप बी आप देख रहे हैं, वो टॉपिक इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको वो टॉपिक जो मैं बताने लगा हूँ उसका आइडिया हो जाए, आप उसको स्टडी कर लें, तो ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्रैक्टिस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, मैनेजरियल, फाइनेंशियल एनालिसिस, हर सब्जेक्ट, ऑडिट, एश्योरेंस, हर एक पे क्लिक करूँगा, यानी स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, बिजनेस। और वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो ये जो मल्टी स्टेज असेसमेंट के 2 पेपर्स हैं ये आपके पास ही नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ये टॉपिक जो मैं बताने लगा हूँ उसके बारे में पता हो तो ईज़िली आप 5 से लेके 15 नंबर्स एडिशनल हासिल कर सकते हैं हर पेपर में। और उन सब, अगर उस टॉपिक का आपको पता ही नहीं है तो आपके ये MSA 1-2 बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। टॉपिक क्या है, आ जाते जी। टॉपिक है बेसिकली ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, और गूगल में आप बेशक इस तरह लिख सकते हैं, गूगल में पहले इसकी होम पेज आ जाएगा, ये कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनको जल्दी से आप देख लेंगे क्योंकि आपको पता है हमारी भी शॉर्ट वीडियोस है, आपको बता रहे ये इंतहाई गोल्डन और फंडामेंटल टॉपिक है। यानी दुनिया में, और ये वेबसाइट है MSI.com वालों ने ये क्लासिफिकेशन 1999 में की थी और अभी मैं विकीपीडिया पेज पे भी जाऊंगा। इसके जनरल आइडिया ये है कि दुनिया को उन्होंने 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। रियल इस्टेट है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें फिर उन्होंने उसको 25 इंडस्ट्री ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो आगे 74 इंडस्ट्रीज़ और 163 सब इंडस्ट्रीज़ में डिवाइडेड है। अब हम आते हैं अपने पेपर टैक्सेशन पे। आप अकाउंटिंग में भी इसको यूज़ कर, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो टैक्सेशन में अगर आपको टैक्स लॉज पढ़ने से पहले ये पता हो कि एनर्जी सेक्टर में ऑयल एंड पेट्रोलियम भी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी आती हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी आती हैं, जैसे अभी हम देखेंगे विकीपीडिया पेज पे। तो टैक्सेशन लॉ में पाकिस्तान के इनकी टैक्सेशन सेपरेट है। इसी तरह जितनी भी टैक्सेशन हो रही है और टैक्स रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं, टैक्स लॉ आप पढ़े, अगर बैकग्राउंड में आपको फाइनेंशियल्स यानी बैंकिंग कंपनी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री ग्रुप्स, इंडस्ट्रीज़ और सब इंडस्ट्रीज़ का पता चलेगा तो आप बहुत ईजिली करेंगे। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा इस वेबसाइट को आएँ, इस फ्रेमवर्क को टाइम दें, बहुत अच्छा है, सिंपल है, लॉजिकल है,
वीडियोस देखें, इसके बारे में जानें। और बात को मैं इस तरह कंप्लीट करता हूँ कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड इसको कहते हैं, और इसमें इंडस्ट्री टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी टैक्स लगाने को नहीं कहते, टैक्सोनॉमी टेक्निकल वर्ड है क्लासिफिकेशन को। तो यहाँ पे मैं सब अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आपका तो सब्जेक्ट ही क्लासिफिकेशन है, यानी अकाउंटिंग इज़ नथिंग मोर देन क्लासिफिकेशन। ट्रांजैक्शन चाहे कोई इंडस्ट्री हो, किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन हो, उसको क्लासिफाई करना ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। और जब ये आप सीख जाते हैं तो आप अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो उसके बैकग्राउंड में ये नॉलेज होना ज़रूरी है। देखें ना, एनर्जी इक्विपमेंट एंड सर्विस, एनर्जी सेक्टर में इंडस्ट्री ग्रुप एनर्जी है, और उसके अंदर इंडस्ट्री, यानी हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री इंप्रूव करनी है, इंडस्ट्री का ऑडिट करना है। तो इंडस्ट्री बिग फोर में लोग क्यों जाते हैं? बिग फोर में इसलिए जाते हैं कि वहाँ जाते साथ ही आपको ये टेबल और ये क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप देखते हैं, जो आपको और फर्म्स में, छोटी फर्म्स में, मिडल साइज फर्म्स में नहीं बताया जाता, स्टडीज़ के दौरान नहीं बताया जाता। तो फिर आप जब एक सवाल आता है वो किसी इंडस्ट्री बेस्ड होता है, मेटल्स एंड माइनिंग का आ जाता है, टेक्सटाइल का आ जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज का आ जाता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल चाहे आप जो है एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जैसे बिजनेस फाइनेंस, डिसीजन है, स्ट्रैटेजी है, मैं आप हवा में तीर चला रहे हैं अगर आपको ये GIS नहीं पता। और जैसे मैं आपको बताता, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल में देखें, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस का अगर सवाल आएगा, चाहे वो अकाउंटिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है, कंपनी लॉ का है, बिजनेस फाइनेंस का है, उसको आपने डिफरेंटली अप्रोच करना है। और अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का सवाल आए तो वो फ़र्क है, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग एक अलग सब इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में, इंटरव्यू क्वेश्चंस देने में। और वह तो आज मैंने आपको समझे कि वो बात बता दी है जिस वजह से आप बिग फोर ऑडिट फर्म्स में जाते हैं, मल्टीनेशनल्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाते साथ ही आपको इसी लॉजिक से समझाया जाता है। अगर आप जाएंगे किसी ट्रेडिंग कंपनी में तो वो आपको ना तो बताएंगे कि जी हमें, ना उनको पता होगा कि जी वो किस सेक्टर में है, यानी वो ये अगर आप देखें तो ये ट्रेडिंग कंपनी जो है वो इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में आती है। और फिर आगे वो जो है कैपिटल गुड्स, अब आप समझ सकते हैं कैपिटल गुड्स यानी जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट्स में फिर ट्रेडिंग कंपनी होती है, यानी कि आप हो सकता है हैवी मशीनरी या ये डेंटल केयर की जो मशीनरी होती है या कुछ भी हो सकता है, फोटोकॉपियर मशीनरी। तो ये क्लासिफिकेशन मल्टीनेशनल्स में, बिग फोर में, अच्छी कंपनीज में बताई जाती हैं। तो इस वजह से फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जो आपने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स पास करके हासिल की होती है, वो आपस में लिंक होना शुरू हो जाती है। तो आज मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की है कि अब जब हम बुक पर रिटर्न करेंगे, टेक्स्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे और आगे जब सेक्शंस और एग्ज़ाम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ये अगर चार्ट आप बार बार जहन में ला सकें, चाट मसाला, फूड बेवरेज एंड टोबैको में अब आपको पता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जब हम इंडस्ट्री बात करेंगे, हेल्थ केयर, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ साइंसेज, रीजनल बैंक्स, ठीक है ना जी, कंज्यूमर फाइनेंस, ये क्रेडिट कार्ड, कार लीजिंग, मॉर्टगेज, रीट्स। अब ये टॉपिक एडवांस स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरली, यानी रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कंपनी लॉ में भी, जो है टैक्सेशन में भी, फाइनेंस में, हर जगह ये होता है। तो आई कैप का सिलेबस दिखाने का मकसद था कि आप जो है ये समझ लें कि किसी भी प्रोफेशनल बॉडी में, किसी भी प्रोफेशनल जो है एग्ज़ाम में, और ये शुरू के चैप्टर जो आप स्किप कर जाते हैं, ये हम इस वक्त चैप्टर 1 में है, टैक्सेशन सिस्टम में, और मैं अब चूँकि आज हमने 3.1 डिस्कस करना है, ये मैं अब आपको समझाऊंगा तो आप मक्खन मलाई की तरह समझ जाएंगे। यानी इस वीडियो को बेशक आप स्टॉप करके आप विज़िट करें ग्लोबल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना जी। यानी अभी हम जो देख रहे थे ये है जी ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। और वो लोग जो डिजिटल एसेट जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, क्रिप्टो और वेब3 में डील करते हैं, उसके लिए भी ये क्लासिफिकेशन आ चुकी है और बहुत ज़रूरी होगा। इससे पहले कि आप फील्ड में आएँ डिजिटल एसेट रेगुलेशंस के हवाले से या डिजिटल एसेट्स के एक्सपर्ट बन के, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आते हैं जी, यानी कि
आपने बैकग्राउंड टॉपिक देख लिया, जैसे हर वीडियो के शुरू में हम आपको बताते हैं वो कौन सा टॉपिक है जिसको अगर आप थोड़ा सा टाइम भी देंगे और उसको चू करते रहेंगे, यानी आप अपनी सीए की, एसीसीए की, एमबीए की जब भी स्टडी स्टार्ट करें इस टॉपिक, और अगर आप अभी ए लेवल्स के भी स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के भी हैं, तो ये कोई हार्म नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत ये वोकैबलरी पता हो कि सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। ख़ासतौर पे अगर आपके फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू करते हुए आप उस इंडस्ट्री से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि मैं किस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में जाएंगे उसी तरह के टैक्स क्वेश्चंस होंगे, उनके पूरा टैक्स लॉ उन्होंने नहीं पूछना। इस टॉपिक में यानी टॉपिक नंबर 3 हमने स्टार्ट किया। आई होप कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसमें 3.1 आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ, यानी कोई किसी मुल्क में भी टैक्स लॉ बने तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, उनकी फेमस किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने 1, 2, 3, 4 क्वालिटीज़ दी हैं जो ये फ़िलासफ़ीज़ हैं, और ऑब्वियसली जूनियर लेवल पे समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपके 5, 10, 20 साल हो जाएंगे प्रैक्टिस को, चाहे आप जो प्रैक्टिस भी करें टैक्स की या फाइनेंस की, तो ये चीज़ें आपको फिर बहुत क्लियर होंगी। लेकिन उनकी बेस में अगर जैसे आज आपको बताया वो टॉपिक हो तो बहुत ईजी होगा। इक्वालिटी का मतलब ये है कि टैक्स पेमेंट्स जो हैं वो उस इंडस्ट्री की अर्निंग के हिसाब से हो, या अगर इंडिविजुअल्स पे लग रहे हैं तो फिर वो इंडिविजुअल्स जिस इंडस्ट्री में, सपोज़ करें पाकिस्तान की बात हो रही है तो इस वक्त यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री और सेक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अर्न कर रहे हैं। तो इक्वालिटी यही होगा कि उनकी अर्निंग पावर के हिसाब से, और ये बात हम दोबारा भी देखेंगे। सर्टेनिटी को तो हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जब हमने दो मुल्कों के दरमियान डबल टैक्सेशन, यानी एक शख्स दो मुल्कों में टैक्स ना हो जाए, एक ही मुल्क में टैक्स हो जहाँ उसने कमाया हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये रूल्स इसलिए बने हैं ताकि लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, इंटरनेशनल फाइनेंस कर सकें। तो सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि कवानीन मौजूद हो, रूल्स मौजूद हो। ये टैक्स लॉ ये ना कह के जी हर शख्स ने टैक्स देना है, ऐसा जुमला टैक्स लॉ में लिखा ना हो, बल्कि लिखा हो कि एग्जैक्टली किस इंडस्ट्री ने, किस सेक्टर ने टैक्स देना है, कितना। नेक्स्ट है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए। अब ऑनलाइन पेमेंट्स आ गया, फिनटेक आ गया, तो आप समझ सकते हैं। और इकॉनमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए, यानी ये ना हो कि गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़े कि वो जो टैक्स कलेक्ट हो वो जो है उस पर ख़र्चा ज़्यादा हो, जो है टैक्स कलेक्ट कम हो। यानी 100 रुपये जो है टैक्स, आप 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करें और उसको कलेक्ट करने में 300 रुपये लगे। याद रखिए कि हम इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, हम इनको लिंक कर रहे होते। तो जो आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी थी वो इम्पोर्टेंट बात बता दी कि इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के मुताबिक आप अगर टैक्स के हर लॉ को पढ़ेंगे, और ख़ास तौर पे जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे तो तब तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है कि 11 सेक्टर्स में दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेसेस को क्लासिफाई किया हुआ है। एक छोटी सी बात करूंगा, इकॉनमी ऑफ कलेक्शन में पाकिस्तानी टैक्स लॉ बहुत आगे है, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअल जब आप रिटर्न फाइल करते हैं और वो जो टैक्सेस के साथ पे करते हैं उसकी कलेक्शन कम है और विद होल्डिंग टैक्सेस की ज़्यादा है। यानी कि विदाउट पेइंग एनी वन, FBR और गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स को, जैसे कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी वालों को, या जैज़ मोबिलिंक वालों को, या आपके प्राइवेट बैंक को, हबीब मेट्रो को विद होल्डिंग एजेंट बना दिया। जब आप प्रॉफिट कमाएंगे वो टैक्स कलेक्ट डिडक्ट करते हैं आपसे और गवर्नमेंट को पे करते हैं। गवर्नमेंट की मशीनरी यानी 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं FBR को, उनको एक सिंगल काम भी नहीं करना पड़ता, और पाकिस्तान में विद होल्डिंग से तकरीबन 75% तक टैक्स कलेक्शन होती है। तो मैं वैसे कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहा था ताकि आप थोड़े से गुस्से में आएँ और जज्बात में आएँ और मोटिवेट हो कि यार ये सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इकॉनमी ऑफ कलेक्शन की क्वालिटी जो है ना वो लानी है। यानी इकॉनमी ऑफ कलेक्शन ये नहीं है कि हर बंदे से टैक्स चूसें, बल्कि ये है कि आप टैक्स की जो कलेक्शन जिससे करनी है, और ज़ाहिर बात है कि वो जिस बंदे ने टैक्स देना होता है वो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारे वकील हायर करता है, काफ़ी सारी स्टेप्स लेता है कि उसको कम से कम टैक्स देना पड़े, फिर भी डिजिटल तरीक़ों से AI यूज़ करके वो करें। इसी तरह कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट में
अब तो टैक्स आसान का ऐप भी आ गया है। तो ये क्वालिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, वरना हमारे पाकिस्तानी टैक्स लॉ में ये क्वालिटीज़ बहुत कम थी। अगर इनको जज करने का तरीका ये है कि आप कंपैरिजन करेंगे कि इंडियन टैक्स लॉ में कितनी इक्वालिटी है, कितनी सर्टेनिटी है उनके टैक्स पेयर्स के लिए, उनके टैक्स पेयर्स के लिए कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट कितनी है, इकॉनमी ऑफ कलेक्शन कितनी है, और आपके लिए क्या है। मैं इंडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के टैक्स लॉ का टेक्स्ट और लॉजिक हमसे 80% मैच करती है, लेकिन आप फिर उसको यूएस के टैक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन जब होता है तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस तरह की इकॉनमी जो है मे बी श्रीलंका की इकॉनमी या और किसी इकॉनमी से कंपेयर करके आप कर सकते हैं। बहुत सारे मुल्कों से बेहतर भी हमारा सिस्टम, क्योंकि जो है ना ऑनलाइन है और लोगों को फ्री हैंड देता है कि आप डिक्लेयर करें जो आपका दिल करता है, और ऑडिट्स भी बहुत कम है। मेरा इंटरव्यू लिया थे, मेरी पार्टनरशिप है जेम्स बेकर एंड कंपनी के साथ, सीपीए हैं अमेरिका में। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ऑडिट कितना रेगुलरली होता है। तो जब मैंने उनको बताया कि ऑडिट सिर्फ 5% लोगों को हर साल होता है तो हैरान थे, क्योंकि IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस अमेरिका में तकरीबन 50 से 70% लोगों का ऑडिट करती है, क्योंकि डेफिनेटली वो देखना चाह रही है कि लोग टैक्स प्रॉपरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो किसी टैक्स लॉ में होनी चाहिए। ऑब्वियसली टैक्स लॉ अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, या इस लेवल पे जैसे ये है कैफ लेवल पेपर 2 के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, और ये ICMA पिफा और उन स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। तो जो है अभी आप ये सिर्फ इतना याद रखें, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, पूछा जाता है कि जी आप कैसे बता सकते हैं कि टैक्स लॉ जो है वो आपके मुल्क का या जिसकी भी बात हो रही है वो अच्छा है। तो ये वो पिलर्स हैं जिनसे आप जज कर सकते हैं ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम को। इसीलिए ये टैक्सेशन सिस्टम के चैप्टर में नदीम भट्ट साहब ने, चैप्टर 1 है टैक्सेशन के सिस्टम में है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, और वीडियो नेक्स्ट जो होगी इसके बाद फ़ौरन जो होती है वो नॉर्मली इंटरव्यू टिप्स की होती है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इंटर्नशिप में या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और टैक्स ईयर जो भी हो, लेकिन उन क्वेश्चंस का इंटरेस्टिंग तरीके से फिर जवाब आपको मिलता है। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, जो लेक्चर्स नहीं हैं, और आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं वीडियो के नीचे। और उसके अलावा जो है जो बुक है, ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भट्ट साहब के परमिशन से मिलेगी। आपने नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है तो मैं आपको किताब भेज दूंगा। आप लोगों ने फीडबैक देना शुरू कर दिया, जैसे पहला और दूसरा लेक्चर ऑन एयर हुआ है कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। तो आई होप कि वो लोग जिनके एग्ज़ाम्स हैं अगले साल वो इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस को, और फिर अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने स्टाइल से। अक्सर वीडियोस में हमने FBR के साथ भी लिंक किया, लेकिन आज जो टॉपिक था वो ऐसा टॉपिक था कि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जब आपकी इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन की नॉलेज होगी। नेक्स्ट वीडियो 3.2 में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।